नमस्कार। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम च न भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात चोर इसका हरण नहीं कर सकते, राजा यानी कि प्रशासन आपसे इसको छीन नहीं सकता, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। न भ्रातृभाज्यम, भाई इसमें बंटवारा भी नहीं कर सकता। च न भारकारी, ये भारकारी भी नहीं है। तो कैसी है ये विद्या? तो व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जितना खर्च कीजिए उतना ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ये विद्या धन ऐसा है, ये सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। सरस्वती पूजा है, इसलिए ये श्लोक मेरे दिमाग में आया। साथ ही साथ आज कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके सम्मुख एक श्लोक रखूंगा। ये श्लोक संस्कृत में है और संस्कृत में होने के साथ साथ ये एक पहेली भी है। आप लोग इस पहेली का हल निकालें। कार्यक्रम के अंत में मैं इसका जो मूल अर्थ है वो आपको बताऊंगा। प्रायः अपने विद्या अध्ययन के समय में जब मैं था, उस समय हम विद्यार्थी जो हमारे मित्र थे, जो विशेष करके व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, वो लोग इस तरह के श्लोक बनाया करते थे। आज उसमें से ही एक श्लोक मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। ये श्लोक कम पहेली है, बस इसका अर्थ आप लोग अपने से अवश्य गूंजने का प्रयास करिए। श्लोक है, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन सह विवाहिता सहदेवेन पूजिता यस्य सा कन्या वरदायिनी। सामान्य अर्थों में इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है वो ये कहता है कि युधिष्ठिर की कन्या यानी युधिष्ठिर की पुत्री, और उसका विवाह किससे हुआ? नकुलेन सह विवाहिता, नकुल के साथ उसका विवाह हुआ। सहदेवेन पूजिता यस्य, सहदेव की वो पूजिता हुई, और वो कैसी कन्या है? तो वो वरदायिनी है। पहेली हुई ये, और इसका अर्थ अब आपको सोचना है कि वो आखिर वो कन्या है कौन, जिसके पिता सामान्य अर्थों में युधिष्ठिर और जिनका विवाह नकुल के साथ हुआ। तो ये पहेली है, आप इसको अवश्य सोचिए। तब तक मैं जन्म कुंडली का अध्ययन आपके सम्मुख रखता हूं। ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, एक 33 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली है। यह जन्म कुंडली इन्होंने मुझे दिल्ली से भेजी है। मूल कुछ जो समस्याएं हैं इनकी, उसमें सर्वप्रथम समस्या है इनकी संतान इनका न होना। विवाह के लगभग 8 वर्ष बीत चुके हैं और अब तक इनको संतान नहीं प्राप्त हो पाई है। साथ ही साथ इनकी पत्नी को इन लोगों ने कई सारे जो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयास होता है वो सब भी इन लोगों ने कराया, परंतु वहां भी इन लोगों को सफलता नहीं हासिल हुई। तो मूल रूप से ये यही जानना चाहते हैं कि क्या मेरी कुंडली में संतान के योग हैं, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का सारा जांच वगैरह करा रखा है, वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूं, परंतु उसकी जन्म तारीख उपलब्ध नहीं है, उसकी कुंडली नहीं है। अतः मैं उसकी कुंडली तो नहीं भेज सकता, आप मेरी कुंडली का अध्ययन करिए और उसमें यह देख करके बताइए कि क्या मुझे संतान की प्राप्ति हो सकेगी। आइए देखते हैं इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। इनकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की यह जन्म कुंडली है। लग्न में ही जो 11 अंक लिखा है, यानी 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ और मकर, इन दोनों राशियों के स्वामी कौन है? शनि। कहां बैठे हैं इनकी कुंडली में? तो लग्नेश अष्टम स्थान में। जहां पर आप इस कुंडली में ये 6 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर शनि और मंगल की युति है। तो लग्नेश कहां पर आ गए? अष्टम स्थान में। कुंडली के मृत्यु स्थान में लग्न के मालिक बैठे हुए हैं। दूसरा, इनका मूल सिर्फ एक प्रश्न है, संतान। बाकी के विषयों पर हम लोग चर्चा साथ ही साथ करते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले संतान भाव के मालिक, संतान के कारक
और संतान का घर, इन तीनों पर पहले हम लोग गौर कर लेते हैं। तो इनकी कुंडली में जहां आप ये 3 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का पंचम स्थान है। पंचम स्थान, वहीं पर 3 नंबर लिखा होने का मतलब है मिथुन राशि। तो कन्या और मिथुन के स्वामी कौन है? बुध। इनकी कुंडली में बुध कहां पर बैठे हैं? तो देखिए, जहां पर आप ये 1 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का पराक्रम स्थान, मंगल के घर में बुध और सूर्य की युति, इसको कहते हैं बुधादित्य योग। अब सबसे पहले जब हम लोगों ने संतान भाव यानी भाव पर नजर डाला और भावेश पर नजर डाला, अब संतान के कारक ग्रह पर भी नजर डाल लेते हैं। तो संतान के कारक हैं बृहस्पति। इनकी कुंडली में जहां पर आप ये 7 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 9वां स्थान भाग्य स्थान है, यहीं पर बृहस्पति बैठे हैं। और कैसे हैं? वक्री। परंतु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भावेश पर और भाव पर दोनों पर पड़ रही है। कैसे? बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। बृहस्पति जहां भी बैठे हो वहां से अपनी 5वीं दृष्टि से, जहां से उनसे बृहस्पति से अगर आप गिनेंगे तो 5वीं दृष्टि लग्न पर, जहां आप ये 11 नंबर देख रहे हैं वहां पर 7वीं दृष्टि, जहां पर 1 नंबर लिखा है कुंडली का तृतीय स्थान, और 9वीं दृष्टि यानी संतान भाव, जहां पर इस कुंडली में आप ये 3 नंबर देख रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि भाव पर भी पड़ रही है और भावेश पर भी। और अब देख लेते हैं कि संतान भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो संतान भाव पर जब आपकी नजर पड़ रही है तो वहां पर राहु बैठा हुआ है। साथ ही साथ उस घर पर और भी कुछ ग्रहों की दृष्टि है। वो कौन कौन है? तो सबसे पहले नजर डालिए, जहां पर इस कुंडली में आप ये 9 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का एकादश स्थान। एकादश स्थान का मतलब माफ करिएगा, यहां पर 9 नंबर लिखा है यानी धनु राशि। धनु राशि में चंद्रमा और केतु की युति, इसको कहते हैं ग्रहण योग। और इस ग्रहण योग की दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पर। पहले तो संतान भाव का जो कारक बृहस्पति, वो वक्री दृष्टि तो अवश्य डाल रहे हैं, परंतु वो वक्री होने से विलंब करेंगे, देर करेंगे। दूसरा, इस भाव पर यानी कि संतान के घर पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि से जब आप गिनेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ने से, और संतान भाव का कारक बृहस्पति भी कमजोर होने से संतान के उत्पत्ति में विलंब होना तय है। अतः जो विलंब हो रहा है उसका प्रबलतम कारण इनकी कुंडली में दिखाई पड़ा कि संतान भाव का मालिक बुध, वो तो अच्छी अवस्था में है, उसके पास अच्छा बल है, परंतु संतान भाव का जो कारक है वो वक्री। संतान भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसमें शनि जो कि पापक ग्रह हैं, चंद्र और केतु का ग्रहण दोष, ये भी एक पापक की ही स्थिति वहां पर पड़ रही है। ग्रहण चंद्रमा को लग गया है। वैसे चंद्रमा धनु राशि में अच्छी स्थिति में माने जाते हैं, परंतु चंद्रमा केतु का ग्रहण लग गया है और ग्रहण की दृष्टि संतान भाव पर, और साथ ही साथ राहु जो संतान के मिलने में बाधक होते हैं। जितने भी लोगों की कुंडलियों में पंचम स्थान में राहु हो, शनि हो अथवा केतु हो, अथवा कोई पापक ग्रह बैठा हो या पापक ग्रह की दृष्टि हो, तो संतान उत्पत्ति में विलंब अवश्य होता है। फिर इनकी एक समस्या, इन्होंने बिना कुंडली मिलाए विवाह किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी कुंडली में मंगल अष्टम स्थान में होने से, जन्म लग्न से ये मांगलिक भी हैं। तो संतानोत्पत्ति में मांगलिक होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। समस्या यह है कि कुंडली अगर न मिलाई गई हो तो कुंडली में प्रायः ये देखते हैं लोग कि कितना गुण मिल रहा है, जबकि कुंडली में गुण से ज्यादा इन चीजों पर भी विचार करना चाहिए कि जातक अथवा जातिका का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। केवल कुंडली में गुण मिलान कर लेने से मान लीजिए कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो है परंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं, भकूट दोष है, अर्थ की हानि है, आय हो ही नहीं रही है, तो भी दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं हो पाएगा। तो जब कुंडली का मेलापक नहीं हुआ तो हो सकता है इनकी कुंडली, इनकी पत्नी की भी जो कुंडली है उसमें भी संतान बाधित हो। इनकी भी कुंडली में संतान बाधित, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी भी कुंडली में ग्रह स्थिति उस तरह की नहीं बन पा रही है, और हो सकता है इनकी पत्नी की कुंडली में भी वो स्थिति। अब गोचर से देखा जाए
तो वर्तमान समय में इनको राहु की महादशा चल रही है और गोचर से बृहस्पति, इनकी राशि कौन सी है? धनु। और धनु राशि से जब आप गिनेंगे तो बृहस्पति वर्तमान समय में सिंह राशि में होने से इनकी कुंडली में भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं और उनकी 9वीं पूर्ण दृष्टि संतान भाव पर पड़ने से अगस्त 2016 तक प्रबल संतान का योग है। अगर इस वक्त में संतानोत्पत्ति में दिक्कत होती है, संतान नहीं रह पाती, गर्भ नहीं रह पाता, तो निश्चित रूप से यह विचारणीय तथ्य होगा और समस्या फिर ज्यादा गंभीर होगी। हालांकि इससे पूर्व भी इनकी कुंडली में ऐसे योग अवश्य आए होंगे, परंतु अब चूंकि अभी मैं इस कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं तो अभी के वर्तमान परिस्थितियों पर ही गौर करूंगा और वहां जुलाई से इनकी कुंडली में संतान का योग चल रहा है और अगस्त 2016 तक संतान के प्रबलतम योग है। अगर इस दौर में संतान की स्थिति नहीं बनती तो निश्चित विचारणीय होगा। कुछ उपाय जो इनकी इस समस्या में मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले, पति और पत्नी दोनों और वैसे भी जिन लोगों के घर में संतान में समस्या आ रही हो, साथ ही साथ जो एक उत्तम संतान चाहते हैं, एक ऐसी संतान चाहते हैं जो उत्तम हो, वो लोग संतान गोपाल का मंत्र, यह भागवत का बहुत श्रेष्ठ मंत्र है, इसका जप करें। साथ ही साथ हरिवंश पुराण, संतानोत्पत्ति में जिनके यहां बाधा उत्पन्न हो रही हो, इस पुराण का श्रवण ब्राह्मण के द्वारा करें। साथ ही साथ संतान गोपाल का कवच बना करके पति और पत्नी दोनों गले में धारण करें। साथ ही मैं आज आप लोगों को एक विशेष बात बताता हूं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए विशेष रूप से वाराणसी में एक कुंड है, जिस कुंड का नाम है लोलार्क कुंड। जिन लोगों को संतान में बाधा उत्पन्न हो रही हो, जिनकी संतति न हो रही हो और साथ ही साथ जो उत्तम, सुयोग्य और बुद्धिमान पुत्र की कामना रखते हैं, वो उस कुंड में जाकर के स्नान करें। उस कुंड के प्रताप से ऐसे दंपत्ति जिनको संतान होने की कोई आशा न थी, वहां उनको संतान प्राप्त हुआ। उस कुंड की इतनी महिमा है। भगवान सूर्य का वो कुंड है। लोल का अर्थ होता है चंचल और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, अथवा लोल का अर्थ होता है अग्नि, तेज, और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र की जिनको कामना है, वो उस कुंड में अवश्य स्नान करें। उसमें स्नान करने भर मात्र से संतान में जो बाधाएं आ रही हैं, संतानोत्पत्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, वो बाधा दूर हो जाती है। तो जो ये चंद मैंने छोटे छोटे उपाय बताए, अगर इसका अनुकरण किया जाए तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। पुनः याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अगले भाग में जो पहेली मैंने आपको रखी थी आपके सम्मुख, उसका मैं अर्थ आपको बताऊंगा, उस पहेली का हल आपको बताऊंगा।